एक चमकती हुई नई मोटरसाइकिल पर फौज की कैप्टन आयशा खान अपनी मां फातिमा बेगम को लेकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदने जा रही थी। आयशा की बड़ी बहन आमिना खान उसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थी। फातिमा बेगम के चेहरे पर खुशी और फख्र दोनों झलक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की थी और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। आमिना को अपने मसरूफ शेड्यूल की वजह से घर आने का वक्त कम ही मिलता था। जब आयशा की नई मोटरसाइकिल शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, तो सड़क पर एक पुलिस बैरियर नजर आया। एक जीप के बोनट पर टांग फैलाए, मूंछों पर ताऊ देते हुए इंस्पेक्टर फैसल मलिक बैठा था। सड़क पर दो हवालदार साजिद और इमरान लाठियों से जमीन ठोकते हुए आने जाने वालों के चालान काट रहे थे और जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी वक्त आयशा अपनी नई मोटरसाइकिल पर अपनी मां फातिमा बेगम को लेकर बैरियर के करीब पहुंची। जैसे ही उसने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर फैसल मलिक ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, ए लड़की, मोटरसाइकिल साइड पे लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? आयशा ने पुरसुकून अंदाज में मोटरसाइकिल रोकी। उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उसने कहा, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागजात देखने हैं तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। फैसल मलिक ने तंजिया अंदाज में कहा, ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। बूढ़ी का लफ्ज आयशा के दिल में छुरी की तरह चुभा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जबान संभाल कर बात करें, ये मेरी माँ है। हमारे पास सारे कागजात हैं, आप बस अपना काम करें। किसी के बारे में ऐसी बातें करना पुलिस वालों को जेब नहीं देता। ये सुनते ही फैसल मलिक गुस्से से आग बगोला हो गया और चिल्लाया, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकल कागजात। आयशा ने मोटरसाइकिल की बिग्गी से कागजात निकालकर फैसल मलिक को दिए। फैसल ने कागजात को बगैर देखे हवा में उछाल दिया और गरज कर बोला, अबे बेवकूफ लड़की, हमें जाली कागजात दिखाकर अक्लमंद बन रही है? सोच रही है कि हमसे चालाकी कर लेगी? आयशा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, सर, अगर चलान काटना है तो काट लें, लेकिन इस तरह बदतमीजी न करें। आप हमारा वक्त और दिमाग खराब कर रहे हैं। ये सुनते ही फैसल मलिक आगे बढ़ा और बगैर किसी हिचकिचाहट के आयशा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। आयशा का सर झटका खा गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक फौजी अफसर जिसने सरहद पर दुश्मनों की गोलियों का मुकाबला किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी वालों के हाथों जलील हो रही थी। फातिमा बेगम चीख पड़ी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा? खुदा से तो डरो। फैसल मलिक ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बूढ़ी, ज्यादा बोली तो तुझे भी यही थप्पड़ मिलेगा। हवलदार साजिद और इमरान हंसते हुए बोले, हाँ, बड़ी तेजी दिखा रही थी, अब सारी तेजी निकल गई। आयशा का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, लेकिन फिर वहीं रुक गया। वो जानती थी कि अगर उसने हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, लेकिन होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर फैसल मलिक चिल्लाया, इन दोनों को जीप में ठूस दो और थाने ले चलो, वहां उन्हें पुलिस की ताकत दिखाएंगे। तीनों पुलिस वालों ने गोदों की तरह आयशा और फातिमा बेगम को धक्का देकर जीप में ठूस दिया। सड़क पर तमाशाइयों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर कुछ बोलें। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का खामोशी से पूरे वाकये को रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी न था कि उसकी ये वीडियो पुलिस की बदमाशियों के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगी। जीप में आयशा अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। फातिमा बेगम रो रही थीं और अपनी बेटी के चेहरे पे थप्पड़ के निशान देखकर सिसकियां ले रही थीं। आयशा की आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। उसके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन दिल में एक आग भड़क उठी थी। वो जानती थी कि ये जलील वो खामोशी से नहीं सहेगी। थाने पहुंचते ही फैसल मलिक मूंछों पर ताव देते हुए घर जा, इन दोनों को हवालात में ठूस दो, सुबह तक सारी अकड़ निकल जाएगी। हवालदार साजिद और इमरान ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन उन पुलिस वालों को यह मालूम न था कि बाहर एक तूफान उठ रहा था, जिसकी हल्की सी खबर भी अगर आमिना खान तक पहुंच गई तो ये थाना समेत उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। फातिमा बेगम ने रोते हुए कहा, बिटिया, ये लोग हमें कहां बंद कर दिया, अब क्या होगा? आयशा ने अपनी मां को गले से लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद सी मजबूती थी। मां, फिक्र ना करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का था जो अक्सर डीएम ऑफिस भी चाय देने जाता था।
उसने आयशा को पहचान लिया। वो कांप गया। अरे, ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वो कुछ न बोल सका और चुपके से वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत हवालात के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, कौन हो तुम दोनों? बड़ी शरीफ बन रही हो, अपना असली नाम क्यों नहीं बताती? आयशा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ न बोली। वो शराबी सब इंस्पेक्टर कुछ और उल्टा सीधा बकते हुए चला गया। रात गहरी होती गई। हवालात में मच्छरों की भनभनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। फातिमा बेगम को दमे की तकलीफ थी और उस घुटन भरे माहौल में उनकी सांस अटकने लगी। वो जोर जोर से खांसने लगी। आयशा घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, बराहे करम डॉक्टर बुलाओ। वो बार बार आवाज देती रही, लेकिन उसकी आवाज थाने के शोर में दबकर रह गई। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, चुप कर, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। सारी रात आयशा अपनी मां का सर गोद में रखे बैठी रही। वो उनकी पीठ सहलाती रही, हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक जिले के किसी बड़े अफसर को यह खबर न थी कि एक आर्मी अफसर और जिले की डीएम की मां एक अंधेरी हवालात में कैद हैं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया में हलचल मच गई थी। आमिना खान सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों के फोन बंद जा रहे थे। उसने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वो सुबह से ही बाहर गई हैं और वापस नहीं आई। आमिना का दिल किसी अनहोनी के डर से बैठने लगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर वो वीडियो किसी ने पोस्ट कर दी। पुलिस की बदमाशी, मां बेटी के साथ सड़क पर बदसलूकी। वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से भरे कमेंट करने लगे। वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमती हुई आमिना के पीए तक पहुंची। उसने वीडियो देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से आमिना के केबिन का दरवाजा खटखटाया। आमिना उस वक्त एक अहम मीटिंग में थी। उसने इशारे से पीए को रोकने को कहा, लेकिन पीए की आंखों में जो घबराहट थी, उसे देखकर आमिना ने मीटिंग रोक दी और पास के कमरे में जाकर पूछा, क्या बात है विकास, सब ठीक तो है? विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम, एक वीडियो है। आमिना ने फोन लिया और वीडियो चलाई। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, आमिना के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी पुरसुकून आंखों में पहले हैरत, फिर गुस्सा और फिर एक खौफनाक तूफान उभरा। जब उसने इंस्पेक्टर फैसल मलिक को अपनी फौजी बहन आयशा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसकी मां, यानी कि उसके प्यारी मां, जिससे उसने कभी बुलंद आवाज में बात तक न की थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। उसकी छोटी बहन, यानी कि उसकी लाडली आयशा, जो मुल्क की शान थी, सड़क पर बेबस खड़ी थी। आमिना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। वो एक डीएम थी, उसे उस वक्त जज्बात में बहने का कोई हक न था। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने मीटिंग में मौजूद अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद उसने अपने पीए से कहा, विकास, पता करो कि यह किस थाने का मामला है और मेरी मां और बहन इस वक्त कहां हैं। मुझे हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक और गुस्सा था कि पीए की रूह कांप गई। वो समझ गया था कि आज शहर में कैसा तूफान आने वाला है जो कई लोगों की वर्दियां और कुर्सियां उड़ाकर ले जाएगा। आमिना कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी मां, जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मेरी बहन, जो मुल्क के लिए जान हथेली पर रखकर घूमती है, उनके साथ ये सुलूक। आज इस शहर की डीएम होने का असली मतलब मैं इन वर्दी वालों को समझाऊंगी। आज इंसाफ होगा और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। थाने के अंदर रात एक खौफनाक ख्वाब की तरह गुजरी। सुबह की पहली किरण जब हवालात की छोटी सी जाली से छनकर अंदर आई तो वो कोई उम्मीद नहीं बल्कि और ज्यादा बेबसी लेकर आई। फातिमा बेगम की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उनके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो तकरीबन बेहोश थीं। आयशा ने उनका सर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। रात भर के मिन्नतों के बावजूद किसी ने एक गिलास पानी तक न दिया था। एक सिपाही पास से गुजरा। आयशा ने फिर हिम्मत जुटाई, भाई साहब, बराए करम एक बार डॉक्टर बुला दें, मेरी मां की जान खतरे में है। सिपाही ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और बोला,
हम मुजरिमों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाए तो एक गिनती कम होगी। ये अल्फाज आयशा के दिल में जहरीले खंजर की तरह उतरे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर वार किया हो। फिर भी वो चुप रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक फौजी का ठंडा गुस्सा था जो आतिशफिशा की तरह फटने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा। वो वायरल वीडियो अब सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि पूरे सूबे में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, क्या यही है निजाम का असली चेहरा? अगर ये डीएम की फैमिली के साथ हो सकता है, तो आम आदमी का क्या होता होगा? मीडिया चैनलों को भी खबर लग चुकी थी। रिपोर्टरों की गाड़ियां थाने के बाहर जमा होने लगी थीं। किसी को अंदर जाने की इजाजत न थी, लेकिन कैमरे बाहर से हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। इंस्पेक्टर फैसल मलिक उस सबसे बेखबर अपने ऑफिस में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने 2 आवारा औरतों को सबक सिखाकर बड़ा तीर मार लिया है। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एसपी साहब। उसने अकड़कर फोन उठाया। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से एसपी की घबराई हुई और गुस्से से भरी आवाज आई, फैसल, तुम्हारे थाने में कल रात कोई खास गिरफ्तारी हुई है? इंस्पेक्टर ने सीना चौड़ा करके कहा, हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, मोटरसाइकिल पर थीं, अकड़ दिखा रही थीं, शक हुआ तो हवालात में डाल दिया, सुबह तक सारी गर्मी निकल जाएगी। एसपी की आवाज धाड़ में बदल गई। तुमने सब तबाह कर दिया। वो 2 औरतें कोई और नहीं, इस जिले की डीएम आमिना खान की मां और उनकी आर्मी अफसर बहन हैं, और वो वीडियो पूरे मुल्क में घूम रहा है। वजीर आला तक बात पहुंच गई है। तुमने डीएम के घरवालों को हवालात में डाला और उनके साथ बदतमीजी की, थप्पड़ मारा। किस इख्तियार से बेवकूफ? फैसल मलिक के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, हमें नहीं पता था, उन्होंने नहीं बताया, सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एसपी चिल्लाया, अब तुम्हें जवाब वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा। अभी इसी वक्त उन्हें बाहर निकालो, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फोन कट चुका था। फैसल की दुनिया घूम गई। वो पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और हवालात की तरफ भागा। चाबी लाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। सिपाही दौड़ता हुआ चाबी ले आया। दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर फैजल की रूह कांप गई। आयशा जमीन पर बैठी थी, उसकी गोद में उसकी मां बेहोश पड़ी थी। फैसल भागता हुआ अंदर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें वाकई नहीं पता था कि आप कौन हैं, आपने क्यों नहीं बताया? आयशा ने कोई जवाब न दिया। उसने बस अपनी मां की नब्ज टटोली। वो बहुत धीमी चल रही थी। उसने फैजल की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उसकी आवाज में एक फौजी का हुक्म था। फैसल ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट में एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। फातिमा बेगम को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। आयशा भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वो थाने से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों की फ्लैश लाइट्स और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या यह सच है कि पुलिस ने आपको मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप अपनी पहचान जानबूझकर छुपा रही थीं? क्या आप मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? आयशा ने किसी सवाल का जवाब न दिया। उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थीं। उसने बस इतना कहा, पहले उन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते ही फातिमा बेगम की हालत और नाजुक हो गई। उन्हें फौरन आईसीयू में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि घुटन और ज़हनी सदमे की वजह से उन्हें शदीद दम का दौरा पड़ा है। उनकी उम्र को देखते हुए हालत तशवीशनाक है। ये सुनकर आयशा, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, टूट गई। वो अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसी वक्त आमिना खान अस्पताल पहुंची। उसने अपनी बहन को उस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगीं। आयशा, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आयशा ने रोते हुए कहा, दी, उन लोगों ने हमारा फोन छीन लिया था, और दी, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आमिना ने अपनी बहन के आंसू पूछे। मां को कुछ नहीं होगा, और जिन लोगों ने ये किया उनका अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद एसपी, डीआईजी और जिले के दूसरे बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मैडम, हमें बहुत शर्मिंदगी है। आपकी पहचान न जान पाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हमने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दोनों हवलदारों को फौरन मुअत्तल कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आमिना ने उनकी तरफ मुड़कर देखा।
उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लावा दहक रहा था। एसपी साहब, ये गलती नहीं, जुर्म है। और अगर आपका निजाम पहचान जानकर इज्जत देता है तो ये निजाम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई ताकि वो देख सके कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं, और आज वो देख लिया। मारपीट, बदतमीजी, जिल्लत और मौत के मुंह में धकेलना। एसपी ने सर झुका लिया। हमसे गलती हुई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। आमिना की आवाज और सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएंगी। आप लोग इस्लाह की बात करते हैं तो अब इस्लाह तब होगी जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। उसी वक्त डॉक्टर आकर बोला कि फातिमा बेगम की हालत अब मुस्तहकम है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में रखना होगा। यह सुनकर दोनों बहनों ने सुकून की सांस ली। उस शाम डीएम ऑफिस में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आमिना खुद मीडिया के सामने आई और बोली, हाँ, ये सच है कि कल रात मेरी माँ और बहन के साथ पुलिस में बदसलूकी की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, इस जिले के हर उस आम शहरी की है जो रोज थानों में जिल्लत सहता है। इसलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि इस गंदे निजाम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूं। पूरा सूबाई इंतजामिया हिल गया। एक डीएम ने अपने खानदान की जिल्लत को पूरे निजाम को दुरुस्त करने का हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म न हुई। कुछ लोग इस वाक़े से तिलमिला उठे। पुलिस महकमे में कुछ अफसर इसे ड्रामा समझ रहे थे। कुछ सियासतदान भी परेशान थे, क्योंकि अगर निजाम की पोल खुली तो उनकी गैर कानूनी हरकतें खतरे में पड़ सकती थीं। अगले कुछ दिनों में आमिना के खिलाफ झूठी शिकायतें, दबाव और तबादले की अफवाहें फैलने लगीं। क्या आमिना इन साजिशों के जाल से निकल पाएगी? क्या वो वाकई इस जंग को जीत पाएगी? ये लड़ाई अब सिर्फ एक डीएम की नहीं रही, बल्कि दो बहनों की थी। एक जो कानून से लड़ रही थी और दूसरी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी थी। हॉस्पिटल के आईसीयू में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज के बीच फातिमा बेगम लेटी हुई थीं। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन अब उनकी सांसें पहले से स्थिर थीं। उनके पास बैठी आमिना और आयशा अपनी मां को खामोशी से देख रही थीं। बीते 24 घंटों ने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी थी। एक बेटी जो पूरे जिले की मालकिन थी, आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और दूसरी बेटी जो दुश्मनों से नहीं डरती थी, अपनी मां की हालत देखकर अंदर से कांप रही थी। आमिना का फोन लगातार बज रहा था। वजीर आला के दफ्तर से, चीफ सेक्रेटरी से, मानवाधिकार कमीशन से कॉल आ रही थीं, मगर आमिना ने कोई फोन नहीं उठाया। उसने अपने पीए को सख्ती से हिदायत दी कि जब तक वो खुद न कहे, कोई भी दफ्तरी काम उसे न दिखाया जाए। दूसरी तरफ शहर में एक जमीन हिलाने वाली हलचल थी। वायरल वीडियो और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें जंगल की आग की तरह फैल चुकी थीं। लोग सड़कों पर निकल आए। हम सब डीएम के साथ हैं, पुलिस की आमिरियत नहीं चलेगी, जैसे नारे गूंज रहे थे। मीडिया चैनलों पर गर्मा गर्म बहसें चल रही थीं। कुछ पत्रकार इसे आमिना का बहादुर कदम बता रहे थे, तो कुछ ना आलोचक इसे हमदर्दी बटोरने का नाटक कह रहे थे। आमिना के विरोधी भी सक्रिय हो उठे। शहर के एक प्रभावशाली विधायक बिलाल राव, जिसकी गैर कानूनी गतिविधियों पर फैसल जैसे पुलिस वाले पर्दा डालते थे, ने मीडिया में बयान दिया, यह सब सोची समझी नौटंकी है। अफसरशाही अब ड्रामों से आम लोगों को बेवकूफ बना रही है। हम गृह मंत्रालय से उच्च स्तरीय जांच का मांग करेंगे। राजनैतिक गलियारों में मामला अब प्रशासनिक से ज्यादा राजनैतिक बनता जा रहा था। राजधानी में एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आमिना के इस कदम पर बहस हुई। कुछ उच्च अफसरों ने कहा, अगर हर अफसर इसी तरह आम इंसान बनकर नजरों से पर्दा हटाने लगेगा तो सिस्टम कौन चलाएगा? लेकिन ईमानदार अफसरों ने आमिना का साथ दिया। यदि डीएम मैडम ने ये कदम न उठाया होता तो थानों में चल रही ये बदसलूकी कभी सामने न आती। इसी दौरान इंस्पेक्टर फैसल मलिक, शराबी सब इंस्पेक्टर और दोनों हवलदारों को निलंबित कर दिया गया था। मगर अब साजिशें पर्दे के पीछे रची जा रही थीं। रात को जब आमिना अस्पताल से बाहर निकली तो मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, क्या आपका तबादला हो रहा है? क्या आपको धमकियां मिल रही हैं? आमिना रुकी और बोली, मुझे न तो पद की फिक्र है और ना ही तबादले की।
अगर मेरे तबादले से सिस्टम में सुधार आता है तो मैं 10 बार भी तबादला सहने को तैयार हूं, मगर मेरी मां जैसी हर मां को इंसाफ मिलना चाहिए। उस रात आमिना अपने सरकारी बंगले पर नहीं गई, वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पहुंची। वहां उसने अपनी आईटी टीम को बुलाया और कहा, मुझे जिले के हर थाने की पिछले 6 महीनों की शिकायतों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। कितनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कितने मामलों में शिकायतकर्ता को ही डराया धमकाया गया, किस थाने से मानव अधिकारों के उल्लंघन की सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। मुझे हर तफसील चाहिए, अभी। पूरी टीम काम में लग गई। सैकड़ों फाइलें और कंप्यूटर डेटा खोला जाने लगा। आमिना ने रात भर खुद बैठकर एक एक रिपोर्ट पढ़ी। सुबह तक उसके सामने एक खौफनाक तस्वीर थी। उसने 12 ऐसे थानों की सूची बनाई जहां पुलिस का जुल्म और बेईमानी सबसे ज्यादा पाई गई। अगली सुबह 9 बजे जिले के सभी थाना इंचार्ज की एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जब आमिना स्क्रीन पर आई तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा जोश था। उसने कहा, मैं जानती हूं कि आप सब मेरी घटना से हैरान हैं, लेकिन ये मेरा निजी अपमान नहीं था। ये उस सिस्टम का असली चेहरा था जिसे आप सब चला रहे हैं। आज से हर थाने को अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड आम लोगों के सामने रखना होगा और हर 15 दिन बाद हर थाने में एक सार्वजनिक सुनवाई होगी जिसमें मैं खुद मौजूद रहूंगी। कुछ थाना इंचार्ज बेचैन हो गए। एक ने हिम्मत करके कहा, मैडम, इससे तो हमारे कर्मचारियों का हौसला टूट जाएगा। आमिना ने तेज नजरों से उसे देखा और कहा, अगर जुल्म करने से हौसला बनता है तो ऐसा हौसला तोड़ देना बेहतर है। उसने एक और हिदायत जारी की, हर थाने के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड अब से डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस से जुड़ी होगी। कोई भी शिकायतकर्ता थाने में कब आया और कब गया, इसका वक्त रिकॉर्ड होगा। अगर किसी शख्स को बिना ठोस वजह के 1 घंटे से ज्यादा थाने में बिठाया गया तो मुताल्लिका अफसर पर फौरन कार्रवाई होगी। ये एक इंतजामी इनकलाब की शुरुआत थी। पूरे सूबे में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इस्लाह का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राजधानी से हुक्म आया, डीएम आमिना खान का फौरी असर से तबादला किया जाता है। वजह बताई गई, डीएम की जाती सरगर्मियां ने इंतजामिया की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, जिले में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर निकल आए। ताजिर, उस्ताद, तलबा, किसान, हर कोई आमिना के हक में खड़ा हो गया। तबादला नहीं, इज्जत दो जैसे नारे गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर बीडीएम का दम ट्रेंड करने लगा। उधर अस्पताल से खबर आई कि फातिमा बेगम की तबीयत में सुधार है और उन्हें होश आ गया है। आमिना और आयशा फौरन मां के पास पहुंची। फातिमा बेगम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटिया, मुझे लगा था तू डर जाएगी, लेकिन तू तो इन सब से लड़ गई। आमिना ने मां का हाथ थाम लिया। मां, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, इस मुल्क की हर मां और बेटी की है। अब सवाल ये था कि क्या अवाम की ये हिमालत हुकूमत के फैसले को बदल पाएगी या आमिना को इस जंग की कीमत अपना ओहदा खोकर अदा करनी पड़ेगी। सुबह के 8 बज चुके थे। अस्पताल के कमरे में फातिमा बेगम अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थीं। उनके सामने मेज पर रखे अखबारों की सुर्खियां उनकी बेटियों की कहानी से भरी थीं। लेकिन आमिना के हाथ में जो कागज था वो कोई अखबारी टुकड़ा नहीं, बल्कि तबादले का हुक्मनामा था। मोहतरमा जिले अफसर का फौरी असर से तबादला किया जाता है। नीचे वजीर आला के दफ्तर की मोहर थी। आमिना ने वो कागज देखा। उसके चेहरे पर ना उदासी थी ना गुस्सा। वो जानती थी कि सत्ता को आईना दिखाने की एक कीमत होती है, मगर जो कीमत उसकी माँ और बहन ने चुकाई थी, उसके आगे ये तबादला कुछ भी नहीं था। तभी उसका फोन बजा। कॉल वजीर आला के सेक्रेटेरिएट से थी। मैडम, आपको राजधानी बुलाया गया है, वजीर आला खुद आपसे बात करना चाहते हैं। आमिना ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं अस्पताल से सीधा निकल रही हूं, दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। फातिमा बेगम ने सब सुन लिया था। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने जो किया उस पर मुझे फक्र है। तेरी खामोशी ने उन बहरों को आवाज सुनाई है। जहां भी रहना, बस इंसाफ के लिए यूं ही डटी रहना। आमिना ने मां के पांव छुए और राजधानी के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने वही मनाजिर घूमते रहे, हवलदार का उठता हुआ हाथ, मां की चीख और हवालात का वो अंधेरा। राजधानी पहुंचते ही उसे वजीर आला के दफ्तर ले जाया गया।
वजीर आला एक तजुर्बेकार सियासतदान थे। उन्होंने आमिना को देखते ही कहा, आपने जो किया वो गैर मामूली है, लेकिन आपके कदम ने दो चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ अवाम का एतबार आप पर बढ़ा है और दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स में हलचल मच गई है। मैं बस चाहता हूं कि आप एक बार अवाम में ये कहें कि आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि निज़ाम में इस्लाह लाना था। आमिना ने शांत लहजे में कहा, सर, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूं। मेरा कदम किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए था। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आवाम से खिताब करने को तैयार हूं। वजीर आला ने कहा, बहुत अच्छा, आज शाम ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हाँ, आपके तबादले पर भी हम फिर से गौर कर रहे हैं। शाम को शहर के सबसे बड़े हॉल में हजारों की भीड़ थी। मीडिया, वुज़रा, अफसर और आम लोग सब मौजूद थे। स्टेज पर आमिना अकेली खड़ी थी। उसने माइक उठाया और कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस एक अफसर हूं जो खुद से एक सवाल करती हूं कि क्या मैं वही कर रही हूं जो आईनी जिम्मेदारी मुझसे मांगती है। इस एक वाक़े ने मेरी आंखें खोल दी। मैं मानती हूं कि पुलिस हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, मगर जब उसी रीढ़ में तकब्बुर, रिश्वत और तशद्दुद का कीड़ा लग जाए तो पूरा समाज माजूर हो जाता है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि इस्लाह लाना है। आज मैं आप सबसे वादा करती हूं, चाहे मुझे मुल्क के किसी भी कोने में भेज दिया जाए, मेरी लड़ाई हमेशा इंसाफ के लिए होगी। मैं ओहदे के लिए नहीं, अपने उसूलों के लिए खड़ी हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। स्टेज से उतरने के बाद वजीर आला खुद स्टेज पर आए और ऐलान किया, हम डीएम साहिबा का तबादला मंसूख करते हैं और साथ ही पूरे सूबे में इंसानी इज्जत प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसके तहत हर थाने में इंसानी बर्ताव को लाजमी किया जाएगा और इस प्रोग्राम की सरबराही खुद डीएम आमिना खान करेंगी। भीड़ में से एक नौजवान चीखा, अब निज़ाम बदलेगा। उस रात जब आमिना और आयशा अपनी मां के पास अस्पताल लौटीं तो फातिमा बेगम की आंखों में फक्र के आंसू थे। उन्होंने दोनों बेटियों का हाथ थामकर कहा, एक मुल्क की हिफाजत करती है और दूसरी जिला संभालती है, और जब दोनों साथ खड़ी हो जाती हैं तो जुल्म की कोई औकात नहीं रहती। अगले दिन से आमिना ने अपना मिशन शुरू कर दिया। वो बिना किसी धूमधाम के थानों का दौरा करने लगी। 1 माह के अंदर जिले की तस्वीर बदलने लगी। थानों में अब खौफ नहीं, बल्कि इज्जत का माहौल था। सिपाही लोगों से मुस्कुराकर बात करने लगे थे और फातिमा बेगम, जो कभी एक हवालात में बेहोश पड़ी थीं, आज फ़ख्र से सबको बताती थीं कि उनकी बेटियां सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि इंसाफ की वो मशल हैं जो अंधेरे को चीरना जानती हैं। सीख, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं तो याद रखें, आपकी एक चिंगारी पूरे निज़ाम की आग बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है।